का मुद्दा है कांग्रेस के राम आएंगे बीजेपी के काम। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले वो खबर देख लेते हैं जिसके जरिए हम आगे बढ़ने वाले। तो पहले देखिए वो खबर। उठाता था तो रामनिवास उठाता, मुझे इसकी चिंता नहीं थी। लेकिन जितनी आदमी मेहनत करे उतना व्यक्ति को सम्मान तो मिलना चाहिए, सम्मान नहीं मिल पाया। मंदिर बना, क्या जरूरत थी? विरोध करने की क्या आवश्यकता थी? अगर मंदिर बन रहा है, अच्छा काम किया भगवान राम ने, पूरे समाज को दिशा दी है, पूरे देश को दिशा दी है, पूरे विश्व को दिशा दी है। राम राज्य की कल्पना हमेशा की जाती रहेगी, कोई कभी भूल। कांग्रेस से बीजेपी में आ रहे नेता एक सी भाषा बोल रहे हैं। कोई सम्मान का राग छेड़ रहा है तो कोई रामधुन गा रहा है। कांग्रेस से बीजेपी में आए रामनिवास रावत का सुर भी कुछ ऐसा ही नजर आया। रामनिवास रावत कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर छठी बार विधायक बने हैं, मंत्री भी रहे हैं। पार्टी ने 2019 में उनको मुरैना श्योपुर सीट से लोकसभा चुनाव में लड़ाया था। वो लंबे वक्त तक पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे। फिर देने में और सम्मान में कांग्रेस से चूक कहां हुई? बीजेपी को भरोसा है कि कांग्रेस से आए राम ग्वालियर, चंबल और खासकर मुरैना में बीजेपी की राह आसान करेंगे। तभी तो बीजेपी रामनिवास रावत को पाकर गदगद है। 40 साल का लेखा जोखा आपके सामने रखा, एक एक करके वो सारी बात की जिसके आधार पे उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा चालू की। और उन्होंने कहा कि मैं इस पिछड़े क्षेत्र से प्रेम करता हूं। सेवा का लगातार संकल्प रखा है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनको स्वागत करता हूं। रामनिवास रावत जी को, जो इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता हैं, क्षेत्र की जनता के लिए जिन्होंने दिन रात एक करके एक एक पल और एक एक क्षण इस क्षेत्र के विकास और इस क्षेत्र की गरीब जनता के लिए लगाया है, आदरणीय रामनिवास जी को भारतीय जनता पार्टी के परिवार का सदस्य आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। रामनिवास रावत का जाना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। आखिर कांग्रेस इतने बड़े और कद्दावर नेता को जानकारी होने के बाद भी क्यों नहीं रोक पाई? रावत का जाना ग्वालियर चंबल की लड़ाई में कांग्रेस को कमजोर तो करेगा ही। रावत के जाने के बाद अब कांग्रेस उन्हीं से सवाल पूछ रही है। क्या नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने उनको? अब ये और बता दें कि उनको कब मंत्री बना रहे हैं और क्या सौदेबाजी इसके पीछे हुई है। अभी अभी वो विधायक बने हैं, अब बीजेपी ज्वाइन कर ली, इस्तीफा देंगे, फिर चुनाव लड़ेंगे। तो इस देश में चुनाव होते रहेंगे क्या? कांग्रेस के सवाल अपनी जगह हैं, लेकिन रामनिवास रावत का जाना बड़ा सियासी संकेत है। संकेत बीजेपी की रणनीति और कांग्रेस के कुनबे के कमजोर होने का। सूत्रों की माने तो रामनिवास रावत नेता प्रतिपक्ष न बनाए जाने से नाराज थे। मुरैना से टिकट न मिलना तो सिर्फ एक बहाना है। पिछली बार जब उनके बीजेपी में जाने की चर्चा ने जोर पकड़ा था तो खुद राहुल गांधी ने उनसे बात की थी। जब वो राहुल के मनाने से नहीं माने तो प्रदेश की लीडरशिप की क्या विसार? अब सवाल यही है कि कांग्रेस के राम बीजेपी के कितने काम आएंगे? नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस के राम आएंगे बीजेपी के काम। राम यानी रामनिवास रावत, जो कांग्रेस में थे लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के हो गए। बीजेपी वैसे भी हमेशा राम की बात करती है, लेकिन अब राम के साथ यानी रामनिवास रावत मिल गए हैं, वो भी ऐसे दौर में जब लोकसभा के चुनाव हैं और 7 तारीख को उन्हीं स्थानों पर चुनाव होना है जहां राम की जरूरत थी। चलिए इस मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बंसल न्यूज के सुलगते वो 3 सवाल देख लें। पहला सवाल, क्या कांग्रेस के राम मुरैना में कर पाएंगे बीजेपी का कल्याण? दूसरा सवाल, क्या रामनिवास रावत की रवानगी चंबल में कांग्रेस को परेशान करेगी? और तीसरा सवाल है, राहुल गांधी का एमपी दौरा और रावत का बीजेपी में आना बड़ा सियासी संदेश। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इन 3 सवालों के अंतर्गत हम रहने वाले हैं, लेकिन बड़ी बात यह है, राहुल गांधी भिंड पहुंचते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के राम यानी कांग्रेस के रामनिवास रावत भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं।
तो फिर गड़बड़ कहाँ? क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति या जिस तरह का एक उन्होंने अपना तैयार किया है मैनेजमेंट, वो उसमें माहिर है और उसको कांग्रेस भांप पाने में देरी कर देती है? ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है कि एक तरफ राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, वहाँ की जनता को संबोधित कर रहे थे, दूसरी तरफ उनके खास सिपा सलार कहें या कुछ दिन पहले उनसे बात हुई, उसके बाद भी वो रामनिवास रावत राम की पार्टी जैसा बीजेपी अपने आप को बताती है उसके हो जाते हैं। चलिए आज इस मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे। चलिए सबसे पहले मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है अमित शर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। अमित जी बहुत स्वागत है आपका। और शैलेंद्र राजपूत जी हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, आपका भी बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी। और यशपाल सिंह सिसोदिया जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक और साथ ही प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी संभालते। बहुत स्वागत है आपका। यशपाल जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा क्योंकि खबरें ऐसी आ रही है कि राम निवास यानी कांग्रेस के राम तो आ गए भारतीय जनता पार्टी के साथ, वैसे भी बीजेपी के पास राम ही राम है, पर सवाल यह है क्या कुछ और भी है आने वाले? कितना डराओगे आप कांग्रेस को? मनोज जी, कांग्रेस को हम काहे डराएंगे? कांग्रेस तो खुद ही डरी हुई है, सहमी हुई है, लचर है, परेशान है, अपनों में घिरी पड़ी है। ऐसी कांग्रेस को भला हम कैसे डराएंगे? प्रभु श्री राम के हम अनुयायी हैं और आज अगर राम निवास जी रावत आकर के सार्वजनिक मंच पर इस बात का उल्लेख करते हैं, इस बात को उद्दलित करते हैं, मैंने भी आपकी रिपोर्ट में उनको सुना, राम मंदिर का विरोध करने वालों को उन्होंने आड़े हाथों दिया। जो राम का न्योता, मंदिर का न्योता ठुकरा दे, जो राम को काल्पनिक कहे, जो राम के मंदिर को लेकर के 24 वकीलों को हलफनामे के साथ खड़ा करे, और उस पार्टी के राम निवास रावत अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, और आने के बाद भी मनोज जी देखिए दिन भर की जो प्रतिक्रिया आ रही है, जीतू पटवारी जी अभी भी नादानी कर रहे हैं, बचकाने वक्तव्य दे रहे हैं, इंदौर की जनता को जागरूक करने की बात कर रहे हैं। अरे इंदौर की जनता तो इतनी जागरूक है कि स्वच्छता अभियान में लगातार 7 बार पुरस्कार प्राप्त करने वाली जनता को आप क्या जागरूक करने की बात कर रहे हैं? नामांकन दाखिले करवाना आ नहीं रहे हैं, आपको खजुराहो में मात खाना पड़ी, आपके इंदौर के उम्मीदवार, अधिकृत उम्मीदवार आपसे टाटा बाय बाय कर गए, आप फिर हाईकोर्ट में जा रहे हैं और जाकर के उन लोगों को उम्मीदवार बनाने की बात कर रहे हैं जो कानूनी रूप से वो कह रहे हैं सौदेबाजी है, वो कह रहे हैं सौदेबाजी है, खरीद फरोख्त है। वो ये भी कह रहे हैं कि फिर सरकार आपके पास है इसलिए लोग आपके पास आ रहे हैं। मनोज जी, आज कौन सी सरकार बचाने की बात को लेकर के खरीद फरोख्त की बात? अरे इन्होंने तो तब भी 35-35 करोड़ रुपए लेने की बात करी थी। 2 सीटिंग एमएलए चले गए हैं, अमरवाड़ा से चले गए हैं, छिंदवाड़ा जिले से, और आज रामनिवास जी चले गए। और जो 2 महीने पहले, 3 महीने पहले चुनाव हुए हैं, उनके लोग यदि टूट करके आ रहे हैं, महापौर जैसे व्यक्ति टूट करके आ रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, तो कांग्रेस अभी भी मंथन नहीं कर रही है, आपस में उलझी पड़ी है। मनोज जी, अमित जी मंथन कर लीजिए। वो कह रहे हैं कि जीतू पटवारी अभी भी उस तरह की बयान दे रहे हैं, जीतू पटवारी के नगर से ही चले जाते हैं, और उसके बाद फिर ये भी कहा जाता है कि जीतू पटवारी बात कह रहे हैं कि अभी जागरूक होने की ज़रूरत है। इंदौर के लोग तो बहुत जागरूक हैं। अब वो बात अलग है कि वो चुनाव में कितनी जागरूकता दिखाएंगे, क्या होगा, ये तो जनता जनार्दन जानती। लेकिन उसके बाद फिर आपके रामनिवास रावत भी चले जाते। कहा यह भी जा रहा है कि 2 और संपर्क में बने हुए हैं। कब तक? आखिर कुछ तो करना पड़ेगा। देखिए मनोज जी, अगर हम भगवान राम की बात करते हैं तो भगवान राम के साथ उनकी मर्यादा की भी बात करते हैं। जब चरित्रार्थ होता है राम के विवरण पर, तो निसंदेह कहीं ना कहीं उसमें स्वार्थ, भेदभाव, मन में कुंठा, तमाम सारी चीजें दूर होकर एक हम मर्यादा की बात करते हैं, चरित्र, एक सादा जीवन, उच्च विचार की बात करते हैं, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। तो मर्यादा तो आज तार वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने सौदेबाजी से कर दी है। राजनीति में सादा जीवन, उच्च विचार का ही दिखता है। देखिए, आज मैं तो भगवान राम के चरित्र पर बात कर रहा हूँ, मैं कोई नेताओं के चरित्र पर बात नहीं कर रहा हूं। तो मैं उस बात को यह कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज ये कहा जा रहा है कि राम को राम के भक्त ले गए, तो मैं कहता हूं कि अब राम तो चले गए, लेकिन जो मर्यादा
सत्ता को पाने की और कांग्रेस को विचारधारा को तोड़कर तार तार करने की कोशिश कर कर चले गए, ये कहीं ना कहीं भगवान राम की और उनकी मर्यादा के खिलाफ है। अभी भारतीय जनता पार्टी के बड़े विद्वान और सीनियर साथी कह रहे थे, मैं सुन रहा था, कुछ ऐसे शब्दों के उपयोग कर रहे थे कि कांग्रेस को चिंतन की आवश्यकता है, मंथन की आवश्यकता है, विचारों की आवश्यकता है। ये चिंता की जो लकीरें भारतीय जनता पार्टी को मुरैना सीट की दिखाई दे रही हैं, ये उस चिंता की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी ने, मनोज जी आप काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं और कई जगह घूमे हैं आप, मुरैना कह लें या चंबल की गलियों में भी कह लें, आज जिस तरीके से वहां पर भिंड का लोकसभा का चुनाव बरैया जी के कारण उठा हो रहा हो, या प्रवीण पाठक ग्वालियर में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हो, और खासकर मुरैना जीतती दिखाई दे रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो तोड़फोड़ सियासत जो अंग्रेजों के जमाने से करते आए, आज उस चरित्र को चरितार्थ करने की आज भरपूर प्रयास किया। तो मैं समझता हूं कि शायद अब किसी के चिंता की आवश्यकता नहीं है। अमित जी, कांग्रेस के भीतर कोई कमी नहीं है, क्यों नहीं संभाल पाते, एक के बाद एक जा रहे? आपके भी तो सूत्र होंगे, आपके भी लोग होंगे, यदि वो कुछ कर रहे हैं तो कहीं से खबर तो मिलती होगी, या रोकनी नहीं चाहते किसी को? निसंदेह मनोज जी, अगर कोई भी कार्यकर्ता बड़ी मेहनत से तैयार होता है, एक साधारण कार्यकर्ता को पार्टी में पदाधिकारी बनाया जाता है, कई वर्ष लगते हैं, उसको विधायक बनाया जाता है, पार्टी चुनाव लड़ती है, विचार चुनाव लड़ते, मंत्री बनाते, आप ये बताइए कि उसके सब देने के बाद हम किस सम्मान की ढूंढने की चिंता करते हैं? और खासकर मध्य प्रदेश की जो जनता है वो जागरूक है, वही चिंता कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सांठगांठ है वो 4 जून के बाद दिखाई देगी। चलिए 4 जून का भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात, शैलेंद्र जी से समझ लेता हूं। शैलेंद्र जी, मैं आज पहले इसलिए दोनों लोगों को सुनना चाह रहा था कि दोनों के अपने अपने दावे होंगे, जाहिर है, एक का दर्द है तो दूसरे के पास उसका मर्ज है, पर ये दर्द मर्ज ये तमाम तरह की चीजें दिखाई दे रही, आखिर कब तक? क्या आपको लग रहा है, जैसे अमित जी आरोप लगा रहे हैं कि चंबल ग्वालियर में चिंता थी भारतीय जनता पार्टी को, ये कारण वो है, लेकिन जब हम इंदौर की तरफ जाते तो वहां तो कोई चिंता का विषय नहीं था। जी। पर ये जो सब चीजें चल रही है, ये आगे चलकर क्या करेगी, आखिर किस तरह का एक मैसेज जा रहा है? देखिए मनोज जी, दोनों पार्टियों की बात करने से पहले मैं एक तस्वीर की बात जरूर करूंगा। जब हम अभी स्टूडियो में आ रहे थे उससे थोड़ी देर पहले इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जीतू पटवारी, और उन्होंने कहा कि इंदौर की जनता के लिए अब नोटा का विकल्प खुला हुआ है। तो देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे कद्दावर पार्टी एक जमाने की, और अभी भी पूरे अखिल भारतीय स्तर की पार्टी, अगर उसको ये कहना पड़ रहा है कि आप नोटा पे बटन दबाइए, तो ये आप लोकतंत्र की तस्वीर समझ सकते हैं कि किस तरफ जा रही है। अब रही बात चंबल की और मालवा अंचल की, तो देखिए आप अगर दोनों स्थितियों में देखें, चाहे रामनिवास रावत की बात हो चाहे बम की बात हो, कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदरूनी हालात भी। शैलेंद्र जी, वो वाइट सुन ले जरा, जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे कि आखिर जीतू पटवारी ने कहा क्या है जी, तो हम पहले जरा जीतू पटवारी को सुनते हैं कि वो क्या गुजारिश कर रहे हैं लोगों से। जरा सुनिएगा जीतू पटवारी जी, क्योंकि इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए हम लौटते, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ग्वालियर या मालवा की अलग अलग बात करें तो हम देखिए कांग्रेस की दोनों अंदरूनी हालात दोनों के लिए जिम्मेदार हैं। रावत जी का तो था कि 2018 से वो नाराज चल रहे थे जब मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया, और उसके बाद भी कई स्थितियां बनी, राहुल गांधी ने भी बात की, लेकिन वो आ गए। तो वहाँ तो स्पष्ट क्लियर स्थिति थी कि सबको पता कि हुआ क्या। इंदौर में जो हुआ, कैंडिडेट चयन के बाद की स्थितियां वहाँ बदली, चुनाव खर्च को लेकर विवाद हुए या जो भी विवाद हुए, और उनको लगने लगा कि मैं अकेला पड़ा हूँ और आगे कैरियर मेरा नहीं। तो इन दोनों के लिए कांग्रेस के अंदरूनी हालात और मैनेजमेंट इस समय जो कार्य स्तर पर फेल हो रही है कांग्रेस, वो जिम्मेदार है। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो हाईकमान ने जिस भी मकसद से तय किया हो कि कांग्रेस के नाराज कार्यकर्ताओं को बीजेपी में लाना है, उसका मकसद कुछ भी हो, लेकिन आज की मैं स्थिति देखता हूं तो एक कंपटीशन सा हो गया बीजेपी के अंदर नेताओं में कि कौन किसको कितने कांग्रेसी को ला रहा है बीजेपी। तो इस कंपटीशन में कहीं नुकसान ना कर ले बीजेपी अपना, ये जरूर ध्यान रखना होगा कि चाहे फिर नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे ग्वालियर चंबल में सिंधिया जी हो। प्रतिस्पर्धा, मुझे तो ये लगता है कि प्रतिस्पर्धा आखिर क्या कह रही है, क्या रही है इस प्रतिस्पर्धा? हाईकमान की नजरों में आना है या जो भी है, या कौन कितना टारगेट पूरा करता है, टारगेट जैसा हो गया। तो ये लड़ाई, ये जो कंपटीशन है, वो निश्चित रूप से बीजेपी को सोचना होगा ये कहीं नुकसान ना करे। चलिए अपन समझते हैं इसको कि प्रतिस्पर्धा अच्छी बात होती है। जरा जीतू पटवारी को सुन लीजिए, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जीतू पटवारी जी। कांग्रेस पार्टी किसी को समर्थन नहीं देगी, ये जरूर है कि इनको सबक सिखाएंगे तो उसका रास्ता ढूंढेगी। हम ये भी नहीं कहेंगे कि बहिष्कार करो चुनाव का, ये हमारी लाइन नहीं हो सकती। हम लोकतांत्रिक लोग हैं,
पर यह जरूर है कि नोटा का ऑप्शन है इस शहर में। चलिए, स्थिति ये बन गई है कि नोटा का ऑप्शन आ गया है। जी, आप कुछ बोल रहे थे यशपाल जी, इशारा भी कर रहे थे, लेकिन अब एक और नया इशारा आपने सुन लिया होगा। वो कह रहे हैं नोटा का ऑप्शन भी है उनके पास, यानी भले उनका कैंडिडेट नहीं है, लेकिन वो ये तो बताएंगे, एक सबक सिखाने का प्रयास तो करेंगे, जनता से अपील भी कर रहे हैं, भारी ना पड़ जाए ये सब। मनोज जी, एक तो अपन बात करते हैं कि मतदान का अधिकार है, वोट का सदुपयोग होना चाहिए। नोटा दबा करके जीतू पटवारी जी क्या संदेश देना चाहते हैं, नंबर एक। नंबर दो, जैसा आपने कहा, हालांकि अमित जी ने उसको उत्तर नहीं दिया, आपने कहा कांग्रेस को जब भनक लग रही है तो कांग्रेस क्यों नहीं उसके ऊपर विचार करती है या उसको रोकने की कोशिश करती है। अब इनके कांग्रेस के जो राष्ट्रीय लीडर है शहजादे श्री राहुल गांधी जी, वो तो देश के एक्सरे करने की बात कर रहे हैं। अब वो तो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, वो तो संपत्ति के सर्वे की बात कर रहे हैं, आदि बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के दल के अंदर ही जो एक्सरे होना चाहिए मनोज जी, वो तो कर नहीं पा रहे हैं। और अगर आप देखिए कि अमित जी अभी बता रहे थे, अमित जी मैं पूछना चाहता हूं कि श्योपुर में अगर आपके कैंडिडेट की स्थिति बहुत मजबूत आप बता रहे हैं, ग्वालियर में आप प्रवीण पाठक जी की स्थिति बहुत मजबूत बता रहे हैं, और उससे खींच करके हम रावत जी को लिया है। अगर ये स्थिति रावत जी को पता पड़ रही है तो रावत जी फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? चलिए, मैं जवाब ले रहा हूँ तत्काल इस जवाब। ये ऐसी बात कही आपने जिसका जवाब मुझे लेनी है। अमित जी जवाब दे दीजिए, अब ये आप दोनों ही बात कर लीजिए। देखिए सिसोदिया जी, जिस तरीके से इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को राम की जरूरत पड़ गई रावत जी के नेतृत्व में, क्योंकि जो आपके नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, वो कहीं ना कहीं उसकी कलई जनता के बीच खुलती दिखाई दे रही है, गुटबाजी दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं ये जो मुरैना सीट को लेकर जो जनता का भाव कांग्रेस के प्रत्याशी के प्रति लगातार बढ़ता जा रहा है, ये वो चिंता की लकीरें हैं। और इस चिंता की लकीरों का अंतिम परिणाम जब आप रावत जी को क्या साठगांठ हुई है और उन्हें क्या देने वाले हैं, ये जनता भी देखेगी और मीडिया भी देखेगी, और आपको भी शायद हो सकता है कि वरिष्ठ नेतृत्व ने आपको जानकारी न दी हो, तो वो बाद में आपको पता चले। और निसंदेह जहां पर आज जीतू पटवारी जी की अभी आपने वाइट सुनी, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम चुनाव के विरोधी नहीं हैं, हम लोकतंत्र के विरोधी नहीं हैं, निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं। लेकिन एक तरफ वही भारतीय जनता पार्टी के सिसोदिया जी, विजयवर्गीय को दबा दीजिए, मैं बात समाप्त करूंगा, कैलाश विजयवर्गीय जी, मेंदोला जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी उस कांग्रेस के प्रत्याशी को 15 दिन तक चोर, भ्रष्टाचारी, अपमानित करती रही, उसकी बात खिलाफत में करती रही। लेकिन आज वही भ्रष्टाचारी साफ सुथरा हो गया है। अब होड़ कैसी मची के कैलाश विजयवर्गीय जी नीचे गाड़ी में बैठे, मेंदोला जी दबाव बनाकर ऊपर फॉर्म निकलवाने चले गए और लाते से ही सेल्फी डाल दी, जिससे कहीं डॉक्टर मनमोहन यादव को श्रेय न मिल जाए, कहीं बीडी शर्मा को श्रेय न मिल जाए। ये जो श्रेय की भी होड़ लगी है, इससे जनता देख रही है। निसंदेह अगर आप जीत रहे थे तो ये सब बातें क्यों है? यशपाल जी, श्रेय की होड़ है क्या? ये श्रेय की होड़ चल पड़ी, शैलेश जी भी इसी तरह जी की कोशिश करी। यशपाल जी, ये श्रेय चल पड़ा है कि मैं इतने ले आऊंगा, आप मनोज जी, होड़ का तो सवाल ही नहीं उठता है। भारतीय जनता पार्टी की मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी के साथ कांग्रेस की लोग टूट करके भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। मंथन और चिंतन तो कांग्रेस को करना चाहिए। हमारे द्वार तो सबके लिए खुले हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इन चीजों को हम लेकर के चल रहे हैं। मतलब मैं भारतीय जनता पार्टी के विद्वान साथी को एक बात कहना चाहता हूं, जो मोदी जी कह रहे हैं शहजादा, जिस शहजादे की आप बात कर रहे हैं, वो शहजादा बेरोजगारी की बात कर रहा है, प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, वो शहजादा गरीबी की बात कर रहा है, आप अडानी और अंबानी की बात कर रहे हैं, वो शहजादा महिलाओं के अधिकार की बात कर रहा है। आप हाथरस से, लखीमपुर से लेकर और आज जिस तरीके से कर्नाटक के अंदर देवगौड़ा के जो पुत्र है, उसके साथ प्रधानमंत्री। अमित जी, लेकिन आपके लोग इस बात को समझ नहीं रहे, चरित्र के साथ आपके लोग इस बात को समझ नहीं रहे, उनको विश्वास नहीं है, इसलिए वो छोड़ के चले जाते। फिर दूसरे लोगों को कैसे समझाएंगे? जी अमित जी, दूसरे लोगों को कैसे समझाएंगे जब आपके लोग नहीं समझ रहे? देखिए मनोज जी, एक समय होता है, रण होता है, हर पार्टी विचारधारा और विश्वास से चलती है, और विचारधारा और विश्वास कांग्रेस के उस शासन में चाहे लोगों को मदद करने के नाम पे हो या कार्यकर्ता को बढ़ाने के नाम पर हो, हमेशा कांग्रेस ने चरितार्थ करा है। हमने कांग्रेस को टूटते देखा है, सत्ता देखी है, विपक्ष भी देखा है। निसंदेह आज ये हम समय देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सत्ता का उपयोग कर रही है, हमें ऐसा विश्वास है, इस लोकतंत्र है
कहीं ना कहीं संविधान है चलिए, और समय सबका जनता होता की है, आंखें निश्चित रूप खुली से। हैं, आप ठीक कह रहे इसका हैं। परिणाम 4 जून को मैं विपरीत आपकी दिखाई एक देगा। बात से वो हूं कि समय तो होता है सबका, एक दौर आपका भी रहा, कांग्रेस का भी अपना दौर रहा, आज भारतीय जनता पार्टी का दौर है शैलेंद्र जी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब उस दौर की बात करते हैं, वर्तमान दौर की बात करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। आप कह रहे हैं प्रतिस्पर्धा चल रही है, जब पार्टी के भीतर ही प्रतिस्पर्धा चलने लगेगी, दूसरी तरफ कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि आखिर लोग रुकेंगे कैसे, तो फिर विपक्ष कैसे मजबूत होगा? देखिए बिल्कुल ये बात जरूर है कि कहीं ना कहीं सियासत की जो परंपराएं या जो निष्ठा की बात होती है वो कहीं ना कहीं हाशिए पे गई है किसी भी दल में, दोनों कोई भी दल की बात करें तो ये तो निश्चित तौर पे। लेकिन जो वर्तमान में चल रहा है, देखिए अगर बीजेपी की हम बात करें तो टारगेट पे मतदाता से ज़्यादा कार्यकर्ता है कि अगर कोई विधायक आता है या कोई नेता आता है पार्टी में कांग्रेस से बीजेपी में तो उसके कितने फॉलोअर आते हैं, उसके साथ कितने मतदाता है, वो एक अलग बात है। इसके बाद सबसे ज़्यादा कम हो जाता है। हाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है कार्यकर्ता के मनोबल पर और बूथ स्तर पर। जिस तरह से बीजेपी ने बूथ को टारगेट किया है तो ये बुरी रणनीति इस हवाले से जरूर हो सकती है कि इससे मैसेज कार्यकर्ता एकदम बिखर जाती है, पार्टी संगठन एकदम बिखर जाता है। कोई विधायक एंड टाइम पे चुनाव के 2 दिन पहले चला जाए तो वो सारा जो नेटवर्क है वो बिगड़ता है। तो एक तरह की रणनीति ये हो सकती है बीजेपी की, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मतदाता पर कितना असर पड़ रहा है। हाँ, ये जैसे ग्वालियर चंबल में बात करूँ मैं कि एक वहाँ अलग पैटर्न है चुनाव का और वोट डालने का कि अगर रावत जी गए तो जातिवाद भी है थोड़ा सा, उस वर्ग के लोग बीजेपी को वोट डालेंगे उनके कहने पर। लेकिन बाकी जैसे मालवा का क्षेत्र हो या महाकौशल में हमने दीपक सक्सेना को देखा, कमलेश शाह को देखा, उनके साथ कितने वोटर जाएंगे, कितने फॉलोअर जाएंगे ये नहीं कहा जा सकता। हाँ, नेटवर्किंग टूटती है, कार्यकर्ता संगठन में असर पड़ता है और उसका असर सीधा बूथ पे आता है। तो मुझे लगता है बीजेपी की रणनीति ये ज़्यादा है जी। तो आपने बहुत ठीक बात कही वोट ऑफ परसेंटेज की, वो मुद्दे की बात है। अगर वोट ऑफ परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं 4 लाख से 4 लाख कांग्रेस के कार्यकर्ता आ गए, इतने वरिष्ठ नेता आ गए, इतने लोग आ गए, अगर ये सब आने के बाद भी करोड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पास हैं तो क्यों नहीं वो 370 का टारगेट पूरा कर पाए। चलिए मैं बहुत जल्दी यशपाल जी क्यों नहीं बढ़ा? बहुत समय नहीं सर, मैं यशपाल जी बहुत छोटी एक प्रतिक्रिया दे दीजिए। मनोज जी, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम तो कांग्रेस के दौरों में होता था। आज तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास ज्ञापित करते हुए ये विश्वास कम हो रहा है, बूथ पर विश्वास थोड़ा कम दिख रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता आ रहे हैं, कांग्रेस उसके ऊपर मंथन कर ले, विचार कर ले। 4 जून ज्यादा दूर नहीं, अमित जी आगे आगे देखिए होता है क्या। चलिए शैलेंद्र जी आगे आगे देखिए होता है क्या, आगे कुछ चीजें परिवर्तित होती नजर आएगी। बहुत छोटी प्रतिक्रिया आपकी। बिल्कुल, लेकिन देखिए सबसे बड़ा जो वोट परसेंटेज कम हो रहा है इसकी एक वजह ये हो सकती है कि जिस तरह की संस्कृति डेवलप हुई है, आना जाना और जिस तरह की टेक्निक्स पार्टियां जीतने के लिए अपना रही, तो वोट परसेंटेज की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है। तो दोनों पार्टियों को, चुनाव आयोग को इस दिशा में जरूर सोचना चाहिए कि आखिर वोट परसेंटेज कम क्यों हो रहा है और ये सब क्या वजह, एक वजह ये भी है जी। चलिए वजह क्या है, आप सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत की बात करें या देश की सियासत की बात करें, लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, जाहिर है देश की बात होगी, लेकिन बात मध्य प्रदेश पे आकर इसलिए रुक जाती है कि यहाँ जो दिखाई दे रहा है वो कहीं और नहीं, पूरे देश के भीतर। पर रामनिवास रावत के बाद कोई और भी कतार में है, तो खबरें जरूर ऐसी है, लेकिन ये सब कब तक चलेगा। पर जनता जनार्दन है, मुझे लगता है दोनों दलों को देख रही होगी और लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार भी उसी के पास है। सही किसने किया, गलत किसने किया, ये चिंतन का विषय हो सकता है, मंथन का विषय हो सकता है, लेकिन रिजल्ट और परिणाम सब कुछ बता देंगे। तो मुझे दीजिए इजाजत और आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, तीसरा चरण, आरक्षण पर रण, सहयोगी ललित के साथ।